हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट सीवियर अस्थमा, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को अस्थमा का अटैक आ जाता है तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट होगा। तो आज की वीडियो में हम अस्थमा और अस्थमा की ट्रीटमेंट के बारे में बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अस्थमा के अंदर क्या होता है। अस्थमा का मतलब होता है दमे की बीमारी, या फिर इसको सांस की बीमारी भी बोलते हैं। अब इसको सांस की बीमारी क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब भी अस्थमा का अटैक आता है किसी भी व्यक्ति को उसको सांस लेने में दिक्कत होती है। अब सांस लेने में दिक्कत क्यों होती है, क्योंकि जो सांस की नली है ना वो सिकुड़ जाती है। तो पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि जो सांस की नली है वो सिकुड़ती क्यों है। ठीक है, पहले उसकी थोड़ी सी पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे, उसके बाद आपको ट्रीटमेंट समझ में आएगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि जो अस्थमा के अंदर जो सांस की नली है वो सिकुड़ती क्यों है। देखिए, ये सारे फैक्टर्स हैं, इन सब फैक्टर्स की वजह से क्या होता है, अस्थमा अटैक आता है। देखिए, मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। सबसे पहले आप एज्यूम करिए, अगर किसी व्यक्ति को अस्थमा है, ठीक है, और वो रेगुलर बेसिस पर अपनी दवाइयाँ ले रहा है, हर रोज़ दवाइयाँ ले रहा है अस्थमा की, ताकि उसको अस्थमा का अटैक ना आए। लेकिन कभी कभार वो ऐसी जगह पर फंस गया जहाँ पे बहुत ज़्यादा धूल है, या फिर बहुत ज़्यादा ठंड है, या फिर उसने बहुत ज़्यादा स्मोकिंग कर ली, या उसने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया। तो इन सब की वजह से क्या होगा, उस पेशेंट की बॉडी क्या करती है, हाइपर रिएक्ट करती है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में क्या रिलीज होते हैं, हिस्टामाइन और लिकोट्राइन रिलीज होते हैं। ठीक है, अब ये जो हिस्टामाइन और लिकोट्राइन होते हैं ये लंग्स के अंदर रिलीज किए जाते हैं, यानी कि फेफड़ों के अंदर रिलीज किए जाते हैं। उसके बाद ये सांस की नली पे जाते हैं, वहाँ पे ये काम करते हैं। वहाँ पे क्या काम करते हैं, हिस्टामाइन और लिकोट्राइन ये क्या करते हैं, ब्रोंकोस्पाज्म करते हैं। ब्रोंकोस्पाज्म का मतलब होता है सांस की नली का सिकुड़ना। ठीक है, अब देखिए ब्रोंकोस्पाज्म, देखिए आपने कभी कभार सुना होगा अस्थमा का जब मतलब अस्थमा का जब अटैक आता है तो पूरा जो इसको बोलते हैं ना ब्रोंकियल अस्थमा बोलते हैं। और अभी मैंने एक वर्ड बोला ब्रोंकोस्पाज्म, इन दोनों में एक में आया ब्रोंकियल, एक में ब्रोंको। ये ब्रोंको क्या है वर्ड, पहले तो ये समझते हैं। देखिए, जो ये सांस की नली होती है ना, जो ये लंग्स के अंदर होती है, ये जो लंग्स के अंदर ये नली दिख रही है ना आपको, ये है सांस की नली जो लंग्स के अंदर तक गई हुई है, जहाँ से ऑक्सीजन एंटर करती है, अंदर जाती है, और जो CO2 है यहाँ से बाहर आती है। ठीक है, तो इनको ब्रोंकाई बोलते हैं, हिंदी इंग्लिश में इनको ब्रोंकाई बोलते हैं, इसलिए पूरा नाम बोलते हैं ब्रोंकियल अस्थमा। और ब्रोंकोस्पाज्म का मतलब है, ब्रोंको का मतलब हो गया ब्रोंकियल, जो ये सांस की नली है जो लंग्स के अंदर है, ब्रोंको का मतलब ये, और स्पाज्म का मतलब होता है सिकुड़ना। तो अस्थमा एस्थमेटिक जो पेशेंट होता है उसके अंदर क्या होता है, जब भी वो ज़्यादा स्ट्रेस लेता है, या फिर कहीं ऐसी जगह पर चला जाता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा धूल है, या फिर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, या बहुत ज़्यादा ठंड है, ठीक है, या फिर वो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग कर लेता है, या कभी कभार वो पैसिव स्मोकिंग का भी शिकार हो जाता है, तो इन सब सिचुएशन की वजह से उसकी बॉडी हाइपर रिएक्ट करती है, जिसकी वजह से हिस्टामाइन और लिकोट्राइन रिलीज होते हैं। और जो हिस्टामाइन और लिकोट्राइन है वो क्या करते हैं, ब्रोंकोस्पाज्म करते हैं। यानी कि पहले उस पेशेंट की जो सांस की नली है वो नॉर्मल थी, तो हिस्टामाइन और लिकोट्राइन ने क्या किया, उसको सिकुड़ दिया, यानी कि उसका ब्रोंकोस्पाज्म कर दिया। अब पेशेंट की जो सांस की नली है वो सिकुड़ गई है। अब सांस की नली सिकुड़ने की वजह से जो सांस है वो प्रॉपरली नहीं आ पाएगी, तो इस सिचुएशन में उसको क्या आएगा, अस्थमा अटैक आएगा। अब हमने ये समझ लिया कि अस्थमा अटैक के अंदर सांस क्यों नहीं आ पाता है, क्योंकि सांस की नली सिकुड़ जाती है। और क्यों सिकुड़ जाती है उसके बारे में भी हमने बात कर ली थी। अब हम बात करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। अब उस पेशेंट की जान बचानी कैसे है हमको, ठीक है, तो उस सिचुएशन में कौन कौन सी उसको दवाइयाँ दी जाती हैं ताकि उसकी बिल्कुल तुरंत जान बच जाए। ठीक है, उसकी जो सांस की नली है वो दोबारा से ओपन हो जाए, रिलैक्स हो जाए, तो हमको क्या मेडिसिन देनी होगी, अब उस बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए, इसका ट्रीटमेंट क्या है। सबसे पहले समझिए, जो अस्थमा के अंदर दवाइयाँ दी जाती है ना वो दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड की गई हैं। पहला तो है रिलीवर, दूसरा है कंट्रोलर। देखिए, नाम से यहाँ पे पता चल रहा है, रिलीवर के अंदर वो मेडिसिन आएंगी जो तुरंत राहत देंगी। ठीक है, यानी कि अस्थमा का अटैक आया, उसके बाद रिलीवर वाली कैटेगरी की मेडिसिन देनी है, उसके बाद तुरंत उसको राहत मिल जाएगी। ठीक है, सांस आने लगेगा प्रॉपरली, ये तो है रिलीवर। कंट्रोलर क्या है, ठीक है,
अगर किसी पेशेंट को अस्थमा का अटैक आता है तो उसको हमने क्या दिया, रिलीवर वाली मेडिसिन दे दी तो उसको राहत मिल गई। लेकिन दोबारा अस्थमा का अटैक ना आए तो उसको हर रोज़ क्या है, कंट्रोलर दवाइयाँ दी जाती हैं कि तुम, पेशेंट को कहा जाता है हर रोज़ तुम ये दवाइयाँ लोगे ताकि तुमको अस्थमा का अटैक ना आए। तो कंट्रोलर वो दवाइयाँ होती हैं जो अस्थमा के अटैक को नहीं आने देंगी। लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसी होती है पेशेंट के सराउंडिंग की कि उसको अस्थमा का अटैक ट्रिगर हो जाता है, जिसकी वजह से फिर रिलीवर मेडिसिन दी जाती है। तो हमारा जो टॉपिक है आज की वीडियो का वो है कि अस्थमा अटैक में ट्रीटमेंट क्या करनी है। तो अस्थमा अटैक आया है पेशेंट को तो उसकी ट्रीटमेंट हमको समझनी है, इसलिए आज की वीडियो में हम केवल इन मेडिसिन्स की बात करेंगे, यहाँ पे इन मेडिसिन्स की कोई बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो रिलीवर मेडिसिन के अंदर 3 कैटेगरी आती हैं। सबसे पहली कैटेगरी आती है शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट, फिर है एंटीकोलिनर्जिक और फिर आते हैं कोर्टिकोस्टेरॉइड। तो इन कैटेगरी के अंदर कौन कौन सी दवाइयाँ होती हैं, हर एक दवाई के बारे में समझेंगे और ये देखेंगे कि ये दवाइयाँ अस्थमेटिक पेशेंट की बॉडी में काम कैसे करती हैं। तो चलिए देखते हैं ये कौन कौन सी दवाइयाँ हैं। सबसे पहले कैटेगरी की बात कर लेते हैं। सबसे पहली जो कैटेगरी है उसका नाम है बीटा 2 एगोनिस्ट। अब ये बीटा 2 एगोनिस्ट क्या है, ये कैटेगरी का नाम है। इसके अंदर 2 ड्रग आती है, पहली ड्रग है लेवोसल्ब्यूटामोल, दूसरी है सल्ब्यूटामोल। अब देखिए इसके आगे लिखा है शॉर्ट एक्टिंग। बीटा 2 एगोनिस्ट जो होते हैं वो लॉन्ग एक्टिंग भी होते हैं और शॉर्ट एक्टिंग भी होते हैं। लेकिन हमको अगर अस्थमा का अटैक आया है किसी पेशेंट को तो वहाँ पे शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट देना पड़ेगा। शॉर्ट एक्टिंग का मतलब क्या है, शॉर्ट एक्टिंग का मतलब है जो तुरंत काम कर सके। ठीक है, हमें ऐसी मेडिसिन कभी भी नहीं देनी है जो थोड़ा सा समय ले, अदरवाइज क्या है पेशेंट की जान भी जा सकती है। तो यहाँ पे शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट हमको अस्थमेटिक पेशेंट को देना पड़ेगा और इसके अंदर 2 ड्रग दी जाती हैं, पहली है लेवोसल्ब्यूटामोल और दूसरी है सल्ब्यूटामोल। ये दोनों ही ड्रग क्या है, ब्रोंकियो डायलेटर हैं, यानी कि ब्रोंकियाई को डायलेट कर देंगी, यानी कि सांस की नली को खोल देंगी। अब देखिए इनके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, ये जो दोनों ही दवाइयाँ हैं लेवोसल्ब्यूटामोल और सल्ब्यूटामोल, ये दोनों ही दवाइयाँ इनहेलेशनल रूट से दी जाती हैं। इनहेलेशनल रूट से कैसे दी जाती हैं, या तो नेबुलाइजर से दी जाएंगी या फिर मीटर डोज इनहेलर से दी जाएंगी। अब ये मीटर डोज इनहेलर क्या है और नेबुलाइजर क्या है, कई लोगों का आपको पता होगा और कई को नहीं पता होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ क्या है। देखिए ये जो पंप होता है ना इसको हम बोलते हैं मीटर डोज इनहेलर। ठीक है, और ये नेबुलाइजर होता है जिसको हम कॉमन भाषा में भाप की मशीन भी बोल देते हैं। ठीक है, जब छोटे बच्चे ज़्यादा बीमार होते हैं, उनकी जो छाती वो जमी हुई होती है ज़्यादा कफ की वजह से, ठीक है, ज़्यादा खांसी होती है, जुकाम होता है, तो वहाँ पे बच्चों में इसका काफ़ी यूज किया जाता है उनकी जो छाती है उसको खोलने के लिए। ठीक है, तो वहाँ पे भाप की मशीन इसको कॉमनली हम बोलते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं नेबुलाइजर और ये होता है हमारा मीटर डोज इनहेलर। तो 2 तरीके से जो ये दवाई है सल्ब्यूटामोल और लेवोसल्ब्यूटामोल ये हमको देनी है। ठीक है, ये तो बात आ गई देने की, देनी कैसे। लेकिन अब बात यह आती है कि लेवोसल्ब्यूटामोल और सल्ब्यूटामोल दोनों में से बेस्ट कौन सी है। तो दोनों में से जो बेस्ट दवाई है वो है लेवोसल्ब्यूटामोल, क्योंकि लेवोसल्ब्यूटामोल के जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू सल्ब्यूटामोल। ठीक है, देखिए अगर आपने कफ सिरप वाली वीडियो देखी है तो वहाँ पे कफ सिरप के अंदर भी क्या है, लेवोसल्ब्यूटामोल या सल्ब्यूटामोल मिलता था। ठीक है, आपको याद होगा अगर आपने देखी है तो वहाँ पे मैंने इसके साइड इफ़ेक्ट बताए थे। वहाँ पे इसके जो साइड इफ़ेक्ट थे वो थे पेल्पिटेशन। पेल्पिटेशन का मतलब जो दिल की धड़कन है वो बढ़ जाती थी। ठीक है, तो ये इसके साइड इफ़ेक्ट मैंने वहाँ पे बताए हैं। तो यहाँ पे मैं समझाता हूँ इसका साइड इफ़ेक्ट कैसे होता है। देखिए जैसे ही लेवोसल्ब्यूटामोल या सल्ब्यूटामोल इनहेलर के जरिए दी, ठीक है, नेबुलाइजर के जरिए दी, तो क्या होगी, वो तुरंत लंग्स के अंदर जाएगी। तो लंग्स के अंदर जाने के बाद वो क्या करेगी, सांस की नली को खोल देगी। ठीक है, तो ये तो इसका काम हो गया। लेकिन क्या है, कुछ अमाउंट इस ड्रग की, कुछ अमाउंट क्या है, लंग्स के जरिए एब्जॉर्ब हो जाएगी ब्लड के अंदर। तो वो ब्लड के अंदर चली जाएगी और ब्लड के अंदर जाने के बाद वो ब्लड के जरिए पहुंच जाएगी हार्ट तक। तो वो हार्ट पर काम भी करेगी, कुछ अमाउंट में वो हार्ट पर काम करेंगी, जिसकी वजह से हार्ट पर क्या होते हैं, बीटा 1 रिसेप्टर होते हैं। देखिए लंग्स के अंदर तो होते हैं बीटा 2 रिसेप्टर और हार्ट के अंदर होते हैं बीटा 1 रिसेप्टर। तो ऐसी कोई भी दवाई आज तक नहीं बनी है जो केवल एक जगह पर काम करे।
ठीक है, ऐसी दवाई बनाना अभी तक पॉसिबल नहीं हुआ है कि ऐसी दवाई नहीं बना सकते कि केवल एक स्पेसिफिक साइट पर ही काम करे। ठीक है, हर दवाई क्या है कई जगह पर काम करती हैं, लेकिन कुछ अमाउंट जो है वो कहीं कहीं काम करती है। लेकिन क्या है ऐसी दवाई ध्यान में रखकर बनाई जाती है कि ज़्यादातर जो हिस्सा है दवाई का, ज़्यादातर जो पोर्शन है दवाई का, वो एक स्पेसिफिक साइट पर काम करे। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, लेवोसल्ब्यूटामोल या सल्ब्यूटामोल जैसे ही लंग्स के अंदर जाती है तो वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती है कुछ अमाउंट, और वो हार्ट पर काम करती है, जिसकी वजह से जो दिल की धड़कन है वो बढ़ जाती है। तो लेवोसल्ब्यूटामोल और सल्ब्यूटामोल के साइड इफ़ेक्ट भी हैं, जो मैंने आपको कफ सिरप वाली वीडियो के अंदर भी बताए थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा भी हुआ है, लेवोसल्ब्यूटामोल ज़्यादा पोटेंट होती है और इसका साइड इफ़ेक्ट भी कम होता है एज़ कम्पेयर टू सल्ब्यूटामोल। ठीक है, इसकी क्वांटिटी की बात कर लेते हैं। अगर लेवोसल्ब्यूटामोल 0.63 mg है और सल्ब्यूटामोल 2.5 mg है, तो ये दोनों ही जो क्वांटिटी है ये इक्विवेलेंट होगी, यानी कि इतने मिलीग्राम लेवोसल्ब्यूटामोल अगर किसी व्यक्ति को देते हैं और इतने ही मिलीग्राम सल्ब्यूटामोल देते हैं, तो दोनों का एक्शन है वो सेम आएगा इस सिचुएशन के अंदर। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। देखिए, जो ये सल्ब्यूटामोल और लेवोसल्ब्यूटामोल बताई थी, इनमें से मोस्ट कॉमनली लेवोसल्ब्यूटामोल यूज़ की जाती है, और आगे जो आती है इसको लेवोलिन के नाम से ज़्यादा ये फेमस है। ठीक है, ये इनको भाप के टीके भी बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में। अगर मैं बताऊं तो अगर स्टोर पर जाते हो तो ये भाप के टीके आप कहोगे तो ये जो स्टोर वाला है वो आपको लेवोलिन दे देगा। ठीक है, और प्रिस्क्रिप्शन के अंदर भी लेवोलिन लिखा हुआ होता है 0.6 mg। देखिए आपको यहाँ पे क्वांटिटी भी दी है, और यहाँ पे ये भी लिखा है कि ये लेना कैसे है, ये IM या IV नहीं लेना है, नहीं तो ये इंट्रामस्कुलर लेना है, ना ही इंट्रावेनस लेना। देखिए यहाँ पे प्रॉपर लिखा है फॉर इनहेलेशनल ओनली, यानी सांस के जरिए इसको अंदर लेना है। ठीक है, तभी ये प्रॉपरली काम करेगा और तुरंत काम करेगा। ठीक है, तो अस्थमा के पेशेंट में हमको तुरंत रिजल्ट चाहिए, तो इसलिए लेवोसल्ब्यूटामोल का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी पहली कैटेगरी ड्रग्स की। ओके, दूसरी कैटेगरी की आगे बात करते हैं। देखिए ये पीछे मैं आपको दिखाता हूँ, ये तो हमारे भाप के कैप्सूल थे, सॉरी भाप के टीके जिसको बोलते हैं वो थे, जो कि नेबुलाइजर यानी कि भाप की मशीन के साथ दिए जाते हैं। ठीक है, ये आपको भाप की मशीन दिख रही होगी, इसके अंदर डालते हैं, और जो ये लेवोसल्ब्यूटामोल जैसे ये ड्रग डाली ना, ये वेपर बन जाएगी यानी भाप बन जाएगी, तो भाप के जरिए इसको ले सकते हैं। और इसका ये पंप भी आता है, पंप के अंदर देखिए सीसी, छोटी सीसी आपको दिख रही है ना, ये पीछे दिख रही है, ये भी लगाई जाती है। ठीक है, तो ये रहा हमारा लेवोलिन इनहेलर, तो पंप के जरिए भी ले सकते हैं। तो वो जो पीछे फ़ोटो दिखाई थी वो थी हमारी भाप के टीके, और ये हमारा है पंप, कॉमन लैंग्वेज में पंप बोलते हैं इसको। ठीक है, वैसे इसको मीटर डोज इनहेलर बोलते हैं, या फिर MDI भी बोल देते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में MDI बोल देते हैं, मीटर डोज इनहेलर। राइट, तो ये हमारी पहली कैटेगरी थी जिसके अंदर लेवोसल्ब्यूटामोल और सल्ब्यूटामोल आता था। तो इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है, साइड इफ़ेक्ट पैल्पिटेशन, यानी कि दिल की धड़कन का बढ़ जाना, और दिल की धड़कन जब बढ़ेगी तो पल्स रेट ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, और जो पोटासियम लेवल है वो भी कम हो जाता है इसका, ये भी एक साइड इफ़ेक्ट है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं दूसरी कैटेगरी की। पहली कैटेगरी की तो हमने देख ली कि लेवोसल्ब्यूटामोल और सल्ब्यूटामोल आएंगे, वहाँ पे शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट होते हैं, ये दोनों के दोनों। अब हम बात करते हैं एंटी कोलिनर्जिक की। तो जो दूसरी कैटेगरी है वो है एंटी कोलिनर्जिक। इसके अंदर भी दो ड्रग आती हैं, पहली है आइपाट्रोपियम ब्रोमाइड, दूसरी है टायाट्रोपियम ब्रोमाइड। लेकिन आइपाट्रोपियम ब्रोमाइड जो है वो शॉर्ट एक्टिंग है और ये हमारी लॉन्ग एक्टिंग है। मैंने क्या बताया, अस्थमा के पेशेंट में अगर एस्थमेटिक पेशेंट की जान बचानी है तो वहाँ पे ऐसी ड्रग लेंगे जो तुरंत काम करे, यानी कि जो शॉर्ट एक्टिंग हो। तो यहाँ पे जो यूज होगा वो इस ड्रग का होगा, आइपाट्रोपियम ब्रोमाइड, क्योंकि ये शॉर्ट एक्टिंग होती है। ठीक है, तो एंटी कोलिनर्जी के अंदर आती तो दो ड्रग है, लेकिन अस्थमेटिक पेशेंट के अंदर यूज की जाएगी आइपाट्रोपियम ब्रोमाइड। तो ये जो ड्रग है ये यहाँ पे यूज की जाती है। ठीक है, अब देखिए पहले दवाई पड़ी थी लेवोसल्ब्यूटामोल, ठीक है, वो यूज की जाएगी, और ये दूसरी कैटेगरी के अंदर क्या है, आइपाट्रोपियम ब्रोमाइड, ये है। अब देखिए इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है, लेवोसल्ब्यूटामोल और आइपाट्रोपियम ब्रोमाइड का। क्यों? क्योंकि इससे बेस्ट रिजल्ट आता है
जो सांस की नली है वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी खुल जाती है, मतलब ये बहुत जल्दी एक्शन में आता है दोनों का अगर कॉम्बिनेशन दिया जाए तो। इसलिए डुओलिन के नाम से आएगा ये। डुओलिन का मतलब वो तो आता था लेवोलिन के नाम से जहाँ पे लेवोसल्ब्यूटामोल था, लेकिन ये आएगा डुओलिन के नाम से। डुओलिन के अंदर लेवोसल्ब्यूटामोल और आइपाट्रोपियम ब्रोमाइड का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। और ये सांस के जरिए दिया जाएगा, यानी कि फॉर इनहेलेशनल ओनली, ठीक है। तो ये हमारा था, दूसरी कैटेगरी थी जो थी एंटी कोलिनर्जिक, जिसके अंदर आता था आइपाट्रोपियम ब्रोमाइड, और आइपाट्रोपियम ब्रोमाइड को कंबाइन करके दिया जाएगा लेवोसल्ब्यूटामोल के साथ, क्योंकि इसका बेस्ट रिजल्ट आता है कॉम्बिनेशन के अंदर, ये बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, ठीक है। तो अब दूसरी कैटेगरी आ गई, ठीक है। इसके साइड इफ़ेक्ट देख लेते हैं। साइड इफ़ेक्ट क्या है, जैसे उसके साइड इफ़ेक्ट थे लेवोसल्ब्यूटामोल के, वैसे इसका साइड इफ़ेक्ट भी है। देखिए, ऐसी दवाई जो हम आईएम या आईवी से देते हैं उसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और जो ड्रग इनहेलेशनल यानी सांस के जरिए जो ड्रग ली जाती है ना, उसके साइड इफ़ेक्ट कम होते हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो ड्रग सांस के जरिए लेते हैं ना वो ब्लड में कम एब्जॉर्ब होती हैं, और ब्लड में कम एब्जॉर्ब होंगी तो उसका साइड इफ़ेक्ट भी कम होगा। इसलिए इनहेलेशनल रूट से ली गई ड्रग का जो साइड इफ़ेक्ट है वो कम होता है एज कंपेयर टू जो ड्रग आईएम या आईवी ली जाती हैं, ठीक है। तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। साइड इफ़ेक्ट तो होगा, साइड इफ़ेक्ट हर एक ड्रग का होगा, कोई ड्रग ऐसी बनी ही नहीं है आज तक जिसका साइड इफ़ेक्ट ना हो, लेकिन हम बात करेंगे कम किसका होगा, ज़्यादा किसका होगा। तो यहाँ पे इसका साइड इफ़ेक्ट है ड्राई माउथ, यानी कि जो मुँह है वो सूख जाएगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, अच्छे तरीके से फ्रेश नहीं हुआ जाएगा, और यूरिनरी रिटेंशन हो जाएगी। तो इसके ये कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं, और भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो ये मैंने 3 ही साइड इफ़ेक्ट यहाँ पे आपको बताए हैं, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं तीसरी कैटेगरी की, जो आते हैं स्टीरॉयड। स्टीरॉयड तो आपने सुना होगा, जैसे आपने स्टीरॉयड क्या सुना होगा, आपने डेक्सोना का टीका सुना होगा, डेक्सोमिथासोन, तो वो भी स्टीरॉयड है, ठीक है। ओके, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है डेक्सोमिथासोन, लेकिन देखिए ये क्या है, लॉन्ग एक्टिंग है, ठीक है, मतलब कि ये तुरंत काम नहीं करता है। ओके, तो यहाँ पे कोर्टिकोस्टीरॉइड हैं। कोर्टिकोस्टीरॉइड के अंदर कुछ आते हैं शॉर्ट एक्टिंग जो तुरंत काम करते हैं, इंटरमीडिएट एक्टिंग जो तुरंत काम भी नहीं करते, और जो लॉन्ग एक्टिंग भी नहीं है, यानी कि शॉर्ट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग के बीच के उनको बोलते हैं इंटरमीडिएट एक्टिंग। इसके अंदर क्या है, देखिए इसके अंदर कोर्टिकोसोन है, हाइड्रोकोर्टिकोसोन है, फ्लूडोकोर्टिसोन है, प्रेडनिसोलोन है, मिथाइल प्रेडनिसोलोन है, और ये है, ठीक है, डेक्सोमिथासोन, ये सब है। तो ये हमारे स्टीरॉयड हैं जो कि यूज़ किए जाएंगे एस्थमेटिक पेशेंट के अंदर। अभी यहाँ पे मैं आपको एक बात समझाता हूँ। देखिए, बिल्कुल स्टार्टिंग से बताता हूँ मैं, थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाए। किसी भी पेशेंट को अस्थमा का अटैक आया तो उसको हमने क्या दिया, उसको हमने लेवोसल्ब्यूटामोल और आइपाट्रोपियम ब्रोमाइड दिया। आइपाट्रोपियम ब्रोमाइड और लेवोसल्ब्यूटामोल ने क्या किया, उसकी जो सांस की नली जो सिकुड़ गई थी उसको खोल दिया, ठीक है। अब सांस की नली के अंदर ना सूजन भी आई हुई होती है, जो ये हिस्टामाइन, लिकोट्राइन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो ये मीडिएटर्स होते हैं ना, इनकी वजह से क्या सूजन भी आ जाती है। तो सूजन को भी कम करना है तो इसके साथ साथ ना स्टीरॉयड भी दिए जाते हैं, ठीक है। तो स्टीरॉयड क्यों दिए जाते हैं, क्योंकि जो लेवोसल्ब्यूटामोल आइपाट्रोपियम ब्रोमाइड है ये तो तुरंत एक्शन करके उसकी सांस की नली को खोल देंगे, तो पेशेंट की जान तो बच गई। अब आगे उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, उसकी सूजन भी खत्म हो जाए, इसलिए उसको स्टीरॉयड दिए जाएंगे। और जो ये स्टीरॉयड दिए जाएंगे ये कौन से दिए जाएंगे, ये यहाँ पे दिए जाएंगे शॉर्ट एक्टिंग और इंटरमीडिएट एक्टिंग दिए जाएंगे, ठीक है। तो इंटरमीडिएट एक्टिंग ज़्यादातर ये यूज़ किए जाते हैं ताकि वो थोड़ा सा अच्छे तरीके से, थोड़े समय बाद वो अच्छे तरीके से काम कर सके, उसकी सूजन को कम कर सके। और कोर्टिकोस्टेरॉइड क्या होते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी होती हैं, ठीक है। एंटी इन्फ्लामेटरी का मतलब होता है जो सूजन को कम कर दे। तो सांस की नली के अंदर जो सूजन है या फिर जो म्यूकस है जो सांस की नली में ज़्यादा इकट्ठा हो गया है उसको भी ये ख़त्म कर देंगे। तो ये हमारा स्टीरॉयड का यहाँ पे काम होता है, ठीक है। तो देखिए, ये तो पूरा का पूरा हमने बताया है कि 3 कैटेगरी बताई हैं। अब और भी क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। फोराकोड के नाम से कुछ आता है, ठीक है। देखिए, एक दवाई आती है फोराकोड के नाम से और एक दवाई आती है ब्यूडाकोड के नाम से। ये भी नेबुलाइज़र होते हैं, ये ब्यूडोसोनाइड होते हैं, ठीक है। ब्यूडोनासाइड
फॉर्मेट्रोल, फ्यूमरेट, ये क्या होते हैं, ये भी नेबुलाइज़र के ज़रिए दिए जाते हैं। ठीक है, ये तुरंत काम नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पे इसके बारे में हम कोई डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो जो दो मेन 3 कैटेगरी थी वहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया कि कौन कौन सी ड्रग आती हैं। तो पूरी अगर मैं आपको पूरा कंबाइन करके पूरे वीडियो का सार बताऊं तो क्या है कि अस्थमा का अटैक आने के बाद लेवोसल्ब्यूटामोल दिया जा सकता है जो लेवोलिन की फॉर्म में है, या तो नेबुलाइज़र की फॉर्म में दे सकते हैं, या फिर उसको MDI मीटर डोज इन्हेलर यानी कि पंप के जरिए दे सकते हैं। ठीक है, या फिर आइपाट्रोपिन ब्रोमाइड भी दिया जाता है। ठीक है, और दोनों को मिलाकर भी दिया जाता है ताकि बेस्ट रिजल्ट देखने को मिले। ठीक है, तुरंत पेशेंट की जान बच जाए। ओके, तो उसको डुओलिन बोलते हैं जब लेवोसल्ब्यूटामोल और आइपाट्रोपियम ब्रोमाइड होता है। अब ये जो दोनों ड्रग हैं ये तो तुरंत काम कर देंगी, सांस की नली को खोल देंगी, लेकिन फिर स्टीरॉयड भी दिए जाते हैं, कोर्टिकोस्टीरॉइड्स, और इंटरमीडिएट एक्टिंग दिए जाते हैं ज़्यादातर, जो फिर बाद में क्या करेंगे, ये होते हैं एंटी इन्फ्लामेटरी जो कि सूजन को भी ख़त्म कर देंगे। तो इस तरीके से एस्थमेटिक पेशेंट के अंदर क्या है, दवाइयों का ऐसे ट्रीटमेंट होता है। अगर अस्थमा का अटैक आता है तो इस तरीके से उसका क्या होता है, ट्रीटमेंट होता है। ओके, तो ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। लेवोलिन का ये पंप भी आता है, ये मैंने आपको पहले नहीं बताया। लेवोलिन का पंप भी आता है और डुओलिन का भी पंप आता है, ये मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया है। ठीक है, तो ये कुछ पिक्चर हैं जो ये मैंने आपको दिखाई है। और हाँ, एक और ख़ास बात मैं आपको बताता हूँ, जब कोई भी ड्रग अस्थमा के पेशेंट में जैसे काम नहीं करती है, ना ही लेवोसल्ब्यूटामोल काम कर रही, ना ही वहाँ पे क्या कर रही आइपाट्रोपियम ब्रोमाइड कर रही, ना ही स्टीरॉयड काम कर रही, तो उस कंडीशन में देखा गया है, कई बार सिचुएशन में देखा गया है कि मिथाइल जेंथिन है। ठीक है, ये भी क्या है, ये भी अस्थमा के अंदर यूज होती है। तो कई बार ऐसा देखा गया है कि ये जो दवाइयाँ भी मैंने बताई ये काम नहीं कर रही होती हैं, लेकिन इनकी जगह पे मिथाइल जेंथिन काम कर जाती है अस्थमा के पेशेंट में। तो वैसे तो मिथाइल जेंथिन का पूरा जो काम करने का तरीका है वो अभी तक पता नहीं चला है कि मिथाइल जेंथिन बॉडी में जाने के बाद काम कैसे करती है, एग्जैक्ट जो फंक्शन होता है वो पता नहीं चला है। लेकिन ऐसा देखा गया है कि जहाँ पर लेवोसल्ब्यूटामोल, आइपाट्रोपियम ब्रोमाइड और स्टीरॉयड काम नहीं करते, वहाँ पे मिथाइल जेंथिन काम करती है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा हमारी ट्रीटमेंट थी अस्थमा अटैक के अंदर जो मैंने आपको बताई थी। अब एक और बात मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ, वो क्या है, देखिए जैसे कि अस्थमा का अटैक जब जिस पेशेंट को आता है तो उसको क्या है, उसके पास दवाइयाँ होती हैं ऑलरेडी। ठीक है, जैसे उसके पास क्या होता है, अभी मैं आपको बताता हूँ, उसके पास दवाइयाँ होती हैं। ठीक है, उसके पास क्या मिलेगा, उसके पास आपको ये मिलेगा, ब्यूटेसोनाइड मिलेगा। ठीक है, और ये लेवोलिन और डुओलिन में का पंप भी मिल सकता है। तो क्या होगा, कई बार पेशेंट क्या करता है, कई बार पेशेंट ये वाली दवाइयाँ ले लेता है नेबुलाइज़र के ज़रिए, मान लो उसने नेबुलाइज़र के ज़रिए ये दवाइयाँ ले ली। ठीक है, तो क्या ये काम नहीं करेंगी, क्योंकि ये तो शॉर्ट एक्टिंग है ही नहीं। शॉर्ट एक्टिंग जो दवाइयाँ हैं वो तो ये हैं, या तो लेवोलिन है या डुओलिन है, तो उसको राहत नहीं मिल पाएगी, उसकी सांस की नली ओपन नहीं होगी। इसलिए डॉक्टर अस्थमा के पेशेंट को अच्छे तरीके से समझाता है, अगर आपको अस्थमा का अटैक आए तो आपको लेवोलिन या डुओलिन लेना है। ठीक है, ओके, अस्थमा का जब अटैक आए तो इन दोनों में से एक दवाई लेनी है, तो ये बताता है। फिर क्या है, डॉक्टर एक और बात बताता है कि आपको अस्थमा का अटैक ना आए, उसको कंट्रोल में रखना है अस्थमा के अटैक को। ठीक है, अस्थमा को कंट्रोल में रखना है तो ये दवाइयाँ लेनी है हर रोज़। ठीक है, रेगुलर बेसिस पर जो दवाइयाँ ली जाती हैं वो ये वाली दवाइयाँ हैं। ठीक है, तो डॉक्टर इस बारे में बड़े अच्छे तरीके से पेशेंट को बताता है। हालांकि ये इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए कि अगर तुरंत उसकी सांस की नली खोलनी है तो वहाँ पे शॉर्ट एक्टिंग हमको देना पड़ेगा, और वहाँ पे होते हैं डुओलिन या फिर लेवोलिन इन्हेलर, या फिर ये नेबुलाइज़र के थ्रू भी लिए जाते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जो थी ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा अटैक। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज की वीडियो में बस इतना ही।